धौरी मन्ना में बाड़मेर बलौत्रा का जो धौरी मन्ना है वहाँ से बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, लेकिन सर उस बड़ी तस्वीर से अशोक गहलोत का गायब रहे और वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। कि अब धीरे धीरे गहलोत जी का वर्चस्व पार्टी से कम होने वाला है। आप ही की पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पार्टी विकास का काम नहीं करती है। तो वे जिस समय पार्टी में आए उनको लगता था कि ये पार्टी इस प्रकार की है, इसलिए मेरे को कहीं भी सुरक्षा कवच मिलेगा। 2018 के चुनाव के बाद से एक गुट है सचिन पायलट का और एक है अशोक गहलोत का, तो आप किसकी अहम भूमिका मानते हैं विपक्ष? अपने आप को एक अलग ताकत के रूप में दिखाने का काम करते हैं। मानते हैं राजस्थान में जो विपक्ष है कांग्रेस, उसमें अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा चलती है और इसका फायदा बीजेपी को होता है, आपको लगता है? ये तो उनकी पार्टी में आपस के अंदर की वर्चस्व की लड़ाई है। तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है। नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, सर उनकी राजनीति को आप कैसे राजस्थान में देखते हैं मुख्य धारा की राजनीति में? उग्रवादी लोगों को कम पसंद किया जाता है। यहाँ बहुत शांति प्रिय तरीके से लोग रहना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल इन फ्यूचर कभी भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, वो करेंगे या उन्हें करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? ये स्वार्थ के साथ जुड़े हुए लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इस वक्त राजस्थान की राजनीति उफान पर है और उसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप ही की पार्टी बीजेपी से मेरा प्रथम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। आप ही की पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पार्टी विकास का काम नहीं करती है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हमारी पार्टी विकास का काम करती है नहीं करती है, जनता तय करती है। और जनता ने जिस बहुमत के साथ हमको जिताया है उसको देख करके ही मालवीय जी हमारी पार्टी में शामिल हुए। उनको लगा कि अब वर्चस्व जो है बीजेपी का होने वाला है, लेकिन ये स्वच्छ प्रशासन देने वाली पार्टी है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार और अन्य बेईमानी और बदमाशी के काम को पसंद नहीं करती है। इसलिए ऐसे स्थल पर वे लोग जो मूलतः कांग्रेस में पहले थे उनको यहाँ स्थान में लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो अपने मूल स्थान पर वापस चले गए हैं। इसलिए हमारी पार्टी को इस प्रकार का लगने का कोई कारण नहीं है कि वे छोड़ करके गए हैं, बल्कि वो अपने मूल विचार में जो यहाँ उनको नहीं मिल रहा था वहाँ वापस लौटे हैं। अच्छा सर, तब वो छोड़ दिए बीजेपी, उसके बाद उनके कुछ ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ी, तो इसका आरोप भी बीजेपी पर लगा रहे हैं कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये उनका कहना गलत है, क्योंकि वे जिस समय पार्टी में आए उनको लगता था कि ये पार्टी इस प्रकार की है, इसलिए मेरे को कहीं भी सुरक्षा कवच मिलेगा। लेकिन उनके खिलाफ जो इंक्वायरी करनी थी वो इंक्वायरी चलती रही और लगा कि इस इंक्वायरी में फंस जाऊंगा तो पार्टी तो नहीं बचाने वाली है। इसलिए वो उससे बचने के लिए उन्होंने वापस अपना विपक्ष का सहारा लेकर के और वहाँ गए हैं, और लेकिन उससे उनको कोई सुरक्षा मिलेगी ऐसा नहीं है। जो भी अधिकारी वर्ग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो देश की सुरक्षा के लिए, स्वायत्तता के लिए, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए अपने स्तर पे काम करती है। इसलिए पार्टी का उसमें कोई विशेष रोल नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के कर्मों का रोल ज़्यादा है। इसलिए जो कुछ होना है मालवीय जी के साथ में, वो अपने आप बचाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र अपने स्तर पर काम करेगा। अच्छा सर, अभी आप विपक्ष की बात कर रहे थे, सर आप मानते हैं राजस्थान में जो विपक्ष है कांग्रेस, उसमें अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा चलती है और इसका फायदा बीजेपी को होता है, आपको लगता है? राजनीतिक पार्टियों में अंतर कलह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी और हर एक नेता अपने आप को उच्चतम स्तर के लिए रोजाना कोशिश करता रहता है। तो वास्तव में ये कोई खींचतान नहीं है, ये तो उनकी पार्टी में आपस के अंदर की वर्चस्व की लड़ाई है जो दिखाई देती है। लेकिन जब वो हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो वापस एक होकर के फिर लड़ते हैं और उसके परिणाम भी दिखाई देते हैं। सर आप किसको ज्यादा मजबूत मांगते हैं? गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, जैसा हमेशा चलता आया है, राय जितने सालों से चल रहा है। खासकर 2018 के चुनाव के बाद से एक गुट है सचिन पायलट का और एक है अशोक गहलोत का, तो आप किसकी अहम भूमिका मानते हैं विपक्ष में? मैं ये मानता हूँ कि ये जो दोनों गुट हैं, ये दोनों गुट कांग्रेस को ज़्यादा संगठित करने का काम करते हैं। इसलिए दोनों अपने अपने वर्चस्व को लेकर के अलग अलग ग्रुपों को संगठित करते हैं। वास्तव में एक गुर्जर समाज को वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपने आप को एक अलग ताकत के रूप में दिखाने का काम करते हैं। तो दूसरी ओर माली समाज जो हैं वो भी एक वर्चस्व संख्या में, बड़ी संख्या में है। इसलिए ये दोनों ग्रुप ओबीसी के
होने के नाते ओबीसी समाज को अपने साथ रखने के लिए कांग्रेस को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हम कुल मिलाकर के दोनों को एक ही मान करके और संघर्ष करते हैं। अच्छा सर, कल अभी हाल ही में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन धौरी मन्ना में, बाड़मेर बलौत्रा का जो धौरी मन्ना है वहाँ से बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, लेकिन सर उस बड़ी तस्वीर से अशोक गहलोत का गायब रहे और वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो स्थिति है, ये स्थिति पार्टी के इंटरनल वर्किंग की है, क्योंकि वहाँ उनके वर्चस्व की लड़ाई है और उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब धीरे धीरे गहलोत जी का वर्चस्व पार्टी से कम होने वाला है। इसलिए अब वो अपने आप को धीरे धीरे उससे अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं और अब सचिन पायलट का वर्चस्व बढ़ने वाला है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सर आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी लोगों को लगता है कि सचिन पायलट का वर्चस्व बढ़ने वाला है, ऐसा वाक्य होने वाला है। हाँ, ऐसा लगता है। वो युवा हैं, सुलझी विचार से बिल्कुल स्पष्ट वायता उनकी है, साथ में अवगुणों के साथ कम जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो सद्गुण वाली बात है वो रहेगी और कांग्रेस में उनका वर्चस्व कम होगा। अच्छा सर, तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, सर उनकी राजनीति को आप कैसे राजस्थान में देखते हैं? मुख्य धारा की राजनीति में वो फायदा है बीजेपी के लिए या नुकसान है? ये जो दोनों नेता हैं, इनकी सोच और विचार उग्रवादी प्रकृति की है और राजस्थान में उग्रवादी लोगों को कम पसंद किया जाता है। यहाँ बहुत शांति प्रिय तरीके से लोग रहना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इनका वर्चस्व इनके स्वयं के साथ समाप्त हो जाएगा। मेरी ये मान्यता है कि इनका कुछ संगठन बनकर के साथ चलेगा और कोई लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है, ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा सर, कब चर्चाएं तो ये होती है हनुमान बेनीवाल इन फ्यूचर कभी भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, वो करेंगे या उन्हें करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? ये स्वार्थ के साथ जुड़े हुए लोग हैं और चूंकि एक समाज इनके साथ है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जब किसी वर्चस्व के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है तो त्याग के लिए हर एक पार्टी उनसे सामंजस्य बिठा लेती है। यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि हमको किसका साथ और किस प्रकार से लेना है। इसलिए कभी भी ऐसी संभावना किसी के लिए बन सकती है, इस विषय में पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बातचीत ये गुलाबी शहर की गलियों में कर लेते हैं, गलियों के लिए कर लेते हैं सर, क्योंकि आप चांदपोल से ही विधायक प्रत्याशी रहे हैं, तो सर यहाँ की जो गलियां हैं उन गलियों को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं, गंदगी और ट्रैफिक, ये सब चीज़ें सर बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए मुख्य धारा में क्या आपकी पार्टी करने वाली है? चांदपोल, किशनपोल, जोरी बाजार, रामगंज बाजार, ये सारे क्षेत्र जो है ये मेरी विधानसभा का क्षेत्र है और मूल रूप में कहें तो बेसिक रूप से जयपुर की पहचान यह विश्व विख्यात पिंक सिटी के नाम से इसकी पुरानी जो कलात्मक स्थितियां हैं, साथ में ये वैज्ञानिक आधार पर बना हुआ शहर है और उस समय पर जिस समय पर इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, उस समय पर ऐसी कल्पना करना, ये हमारे उन महाराजा जयसिंह जी की जो कल्पना है उसका वास्तव में ये हम आज के जो इंजीनियर्स हैं वो उसको नहीं दे पा रहे हैं। इतनी जनसंख्या के बाद भी यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और जो गंदगी की व्यवस्था है ये उस समय पर जब कभी कहीं पर सेटबैक छोड़ने की व्यवस्था नहीं थी, तब शहर के मकानों में सेटबैक की व्यवस्था उस समय पर दी और ये जो गंदी गलियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये गंदी गलियाँ नहीं होकर सेटबैक थे और वहाँ पर चूंकि मल मूत्र जो है वो घर के बाहर जाने चाहिए थे, इसलिए उस सेटबैक की जगह पर लोगों ने निकासू जो गटर बना लिए, तारत बना लिए, उस समय की भाषा में तारत कहते थे, वो बनाए, इसलिए वो अतिक्रमण की श्रेणी में है, वो वास्तव में उस मकान की सीमा से परे है। इसलिए अब चूंकि सब जगह मोदी जी ने उनकी व्यवस्थाएं कर दी है कि जिनके यहाँ भी वो लेटरिन आज के हिसाब की बनी हुई नहीं है, वो अपने यहाँ उस व्यवस्था को ठीक करके और पैसे दे करके बनवा दिए हैं। इसलिए अब शहर में उन तारतों की जरूरत नहीं है, जो भी अतिक्रमण है उनको डिमोलिश करके और जो सेटबैक है उसको क्लीन कर देना चाहिए, बल्कि उसको जाने आने के रास्ते में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे लिए ये सुलभ हो जाएगा कि यहाँ जो जनसंख्या बढ़ गई है उससे पैदल चलने वालों के लिए सुगम रास्ता हो जाएगा, स्कूटर और साइकिल से चलने वालों के लिए वो 4 फीट 6 फीट की जो गलियाँ हैं वो सुगम रास्ते में कन्वर्ट हो जाएगी और गंदगी जो फैली हुई है, जिसको कहते हैं शहर बहुत गंदा रहता है, वो गंदगी की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। हर बार सरकार को जो बजट खर्च करना पड़ता है सफाई के लिए, गंदी गलियों के लिए,
वो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और नित्य प्रति सफाई के रूप में जीवन जिएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि रास्ते जो हमारे हैं, इनमें जो नालियाँ बनी हुई है, ये नालियाँ भी खुली बना रखी है। इन खुली नालियों को हमने बंद नाली के रूप में कन्वर्ट करने की योजना सरकार को दे रखी है। यदि ये नालियाँ बंद हो जाती है तो पाइप में से अंदर पानी जाने के बाद सीवरेज लाइन की भी सफाई की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और कभी उनको जरूरत पड़ती है तो उसमें एक सिस्टम बना रखा है मैनुअल से, तो 3-4 महीने में एक बार उसकी मिट्टी निकाल दी जाएगी, तो कभी भी गंदगी नहीं फैलेगी। साथ में जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए भी नियमित रूप से हमको कहने की, जो यहाँ के रहवासी हैं उनको गंदी गलियों की सफाई, नाली की सफाई के लिए उनके नोरे निकालने पड़ेंगे। उनको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि भाई आप हमारी ये सफाई कर दो, बल्कि नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था रहेगी। तो सरकार को भी रेवेन्यू का फ़ायदा होगा, साथ में यह व्यापार बढ़ने से व्यापारी को भी फायदा होगा और यहाँ की जो आम जनता है इसको भी स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ और सुंदर वातावरण मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी पर्यटक बाहर से आने वाले हैं वो अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे, सुखद महसूस करेंगे। ऐसी योजना मैंने आपको 4 दीवारी के अंदर गलियों के बारे में बताई है। मैं थोड़ी सी व्यवस्था इससे एक्स्ट्रा बढ़ करके अभी आपको, चूंकि सब जगह लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की परेशानी के लिए मैंने सुझाव दिया है कि एक रास्ते से आना और एक रास्ते से जाना, ऐसा वन वे कर दिया जाए तो रास्ते में कनेक्टिविटी है। किसी को थोड़ा सा भी इधर उधर जाना है तो 10 कदम 20 कदम चलने से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यदि इनको वन वे कर दिया जाए तो ये सुगम रास्ता होगा। साथ ही जो मूल बाजार है उसमें ई रिक्शे की जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को, चूंकि पर्यावरण की आवश्यकता है, जितना भी ट्रैफिक स्लो चलता है तो हमारा पर्यावरण खराब होता है, इसलिए ई रिक्शे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए और वो इधर उधर नहीं जा सके, इसलिए उनका एक पाथवे अलग से बना दिया जाए। उस पाथवे में 1-2 रिक्शे एक बार में चले, एक तरफ वो रुक कर के सवारी को बिठाने का काम करे, दूसरी तरफ वो लगातार चलता ही रहे। तो लगातार चलते रहने से किसी को ये नहीं होगा कि उसको धीरे ले जा रहा है और उसको तकलीफ हो रही है। तो बराबर चलते रहने से ट्रैफिक बराबर रहेगा, साथ में एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो शहर का मूल स्वरूप था जिसमें पैदल चलने वाले बरामदे में चलेंगे तो सारी जनता बरामदे में ही चलेगी। इसलिए जिसको सामान खरीदना है वो बरामदे में खरीदेगा, सामान रखेगा तो बरामदे में व्यापारी दंडित होगा क्योंकि उसको जाने आने के रास्ते में दिक्कत होगी। और जो बैठने वाला है जिसके पास सवारी नहीं है वो भी बरामदे से सीधा ई रिक्शा में बैठ करके जा सकेगा। तो ये सारा सुगम तरीका हमने व्यापार के लिए एक सुझाव दिया है और उस व्यवस्था को करते हैं तो शायद सरकार को इस बात की आवश्यकता खत्म हो जाएगी कि शहर में कोई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वो सारी ट्रैफिक की व्यवस्था भी शहर की दोनों प्रकार के प्रयोग करने से, वन वे करने से और ये करने से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और अभी हमारा जयपुर शहर किसी प्रकार के ट्रैफिक के ये तकलीफ में नहीं रहेगा। अच्छा सर, निगम भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कुछ काम करता है यहाँ पे जयपुर क्षेत्र में। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं निगम की ओर से, पर कुछ भी चीज़ धरातल पे ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। जैसे अभी हाल ही में तब बारिश का मौसम था, इतने जर्जर मकान थे सुभाष चौक पर गिरे, उसके बाद भी कुछ कड़ा काम निगम ने किया नहीं जयपुर क्षेत्र में। तो और जैसा मैप्स में चौड़ी चौड़ी रोडें हैं वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाहर ट्रैफिक, इतना गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं उन पर निगम कुछ मजबूती से काम नहीं करता है क्षेत्र में। निगम, यहाँ जो जयपुर की पुरानी व्यवस्था है उसमें यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी परिस्थितियाँ बदल गई हैं और बदले स्वरूप में एक मकान में कई सारे मालिक हो गए हैं। क्योंकि परिवार का जब विभाजन होता है तो 3-4 पीढ़ी में उनमें 1-1, 2-2 बच्चे भी होते हैं, तो उनमें आपस में डिवीज़न होने से एक मकान में 4-4, 5-5 ऑनर हो गए, कभी जरूरत पड़ी तो खरीद लिए। इसलिए उस डिस्प्यूट के कारण से निगम कोई एक्शन नहीं ले पाती है। तो वास्तव में झगड़ा है ऑनरशिप का, कहीं टीनेंसी के झगड़े भी हैं कि टीनेंट खाली नहीं करता मकान को, तो मकान वाली सोचता है कि मैंने मकान इसको दिया था कुछ समय के लिए, तो वो कानून की व्यवस्था के संबंध में परेशानियां आपस में हैं। लेकिन पिछले समय में निगम ने नोटिस दे करके और उन मकानों को जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की। अभी भी निगम के अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ऐसे मकान जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनको नोटिस दे रखे हैं, उनकी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। लेकिन मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि आप मकान गिरने का इंतजार मत करिए, इस कार्रवाई को अंजाम में दे दीजिए। और जहाँ भी अतिक्रमण है, अब रोड बन रही है, वहाँ जो रोड पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनको मैंने बार बार वो आग्रह किया हुआ है कि रोड पर बनाने के पहले सारे अतिक्रमण से मुक्त कर दीजिए। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण मुक्त रोड होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने डीसी साहब ने आदेश भी कर दिए हैं कि जब रोड बनाई जाए तो उसको
स्थायी अस्थायी अतिक्रमणों से मुक्त करके और फिर बनाई जाए, जिससे कि भविष्य में आने जाने के लिए मार्ग बराबर पूरा सुलभ रहे। जो चीज़ें पहले दे दी गई है बहुत लंबे वर्षों से और सरकार ने ही बेच दी है, निगम ने ही बेच दी है, तो उसका तो मास्टर प्लान बनने के बाद ही मूल स्वरूप में वो आ सकती है, क्योंकि सब जगह 10-10, 15-15 फीट की जो सड़कों की चौड़ाई है वो कम हो गई है। लेकिन आज भी यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो वो पर्याप्त है और लोग आ जा सकते हैं, उनके लिए सुलभ व्यवस्था बनी हुई है। सर, बीजेपी की सरकार मुख्य धारा में काम कर रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। 1.5-2 साल पूरा हो गया, 2 ढाई साल मान लीजिए, तो उसमें क्या कुछ बड़ा भजनलाल सरकार ने किया और क्या कुछ रह गया, कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? प्रत्येक सरकार जब नई निर्वाचित होती है तो उनके सामने 2 प्रकार के पहलू साथ में होते हैं। एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना और दूसरा काम है आम जन के लिए रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को सुलभ कराना, सुविधा युक्त कराना। जो पहला फेज 2 साल का गया है उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने काम किए, इसलिए आम जनता के लिए धरातल पर काम दिखाई नहीं देते। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पानी की सुविधा सबको मिले, हमारा जो बिजली की सुविधा है वो सब उद्योगों को मिलना शुरू हो जाए, तो हमने उद्योग के लिए बिजली को इंपोर्ट करना धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है और हम बिजली को भी एक्सपोर्ट करने लगेंगे, मतलब दूसरे राज्यों को देने लगेंगे। ऐसे ही पानी की सुविधा भी हमारे सब लोगों जो जेएनयू की आवश्यक पार्ट है। इसलिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में जो काम भजनलाल जी ने की है वो वास्तव में हमारे लिए सराहनीय है और किसी सरकार के लिए बहुत आवश्यक काम है, क्योंकि राज्य के डेवलपमेंट पर ही रोजगार उपलब्ध होंगे और जितने रोजगार की योजनाएं भजनलाल जी लेकर के आए हैं वो पहले कभी नहीं हुई और बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी रिश्वतबाजी के या और जिससे पेपर लीक होना और कुछ होना, ये सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए निष्पक्ष रूप से चयन करने की पद्धति उन्होंने लागू की है, जिससे युवाओं में एक विश्वास का दौर वापस शुरू हुआ है और भविष्य ज़्यादा उज्जवल दिखाई देता है। अब जो आने वाला समय है उसमें दैनिक जीवन के अंदर जो व्यवधान उपस्थित हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में अभी आपने पूछा कि जयपुर शहर की 4 दीवारी में आपने काम कुछ हो नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो मेंटेनेंस का काम था कि रेगुलर मेंटेनेंस के काम के लिए कुछ न कुछ राशि उन्होंने हमेशा सब क्षेत्रों में विधानसभाओं में दी है, अभी भी यहाँ इस प्रकार राशि दी है, लेकिन अब उस काम के लिए एक बड़े रूप में काम होंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं उसके माध्यम से फिर वापस एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें आम जन की सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, कुछ स्वरूप आपके सामने रखा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैंने बना करके रखी हुई है, वो योजनाएं सरकार को दे भी रखी है। लेकिन चूंकि अब उसका कालखंड शुरू होने वाला है, इसलिए ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय जन जीवन के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ में एक अच्छा समय लेकर के आएगा और भारतीय जनता पार्टी वापस, अब तक जो व्यवस्था चल रही है, एक बार सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी सरकार आती है, दूसरी पार्टी सरकार आती है, लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिपीट होगी। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।